हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया यूनिट 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये नाम सुन के थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू ये केमिस्ट्री के सबसे स्कोरिंग और लॉजिकल टॉपिक्स में से एक है। बस ध्यान से सुनते जाना। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये हमारा आज का रोड मैप है। हम चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन कंपाउंड्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। फिर हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी, जिन्होंने इस पूरी फील्ड की नींव रखी थी। इसके बाद हम इस चैप्टर की स्पेशल लैंग्वेज यानी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, इन कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं यानी नोमेनक्लेचर। और लास्ट में हम आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि हम कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में बिल्ड करेंगे। अब हम इस स्लाइड में यह टॉपिक देखेंगे कि ये चैप्टर जरूरी क्यों है। सबसे पहले यह सवाल आना ही चाहिए कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। इससे पहले कि हम फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस में घुसें, यह समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ आपकी किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हैं और हमारे अंदर भी हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि ये कंपाउंड्स हमारी लाइफ से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम इस स्लाइड में इन कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जरा स्क्रीन पर देखिए। पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से है। पता है क्लोरोफिल क्या है? ये मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन से आता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी है, वो कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बायोलॉजी के अलावा इंडस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। मेटल्स को उनके ओर से निकालने में यानी मेटलर्जी, बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने वाले टैटलिस्ट्स में, और छोटी छोटी चीजें जैसे चम्मच पर सिल्वर की कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कपड़े रंगने में, हर जगह ये कंपाउंड्स यूज होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइफ और इंडस्ट्री दोनों के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट देखेंगे। ये लाइन पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक सेंटेंस में बता देती है। यहां लिखा है बैकबोन। बैकबोन का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, जो पूरे शरीर को सपोर्ट देती है। ठीक वही काम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मॉडर्न केमिस्ट्री में करते हैं। इनके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। ये एक फंडामेंटल पिलर है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन कंपाउंड्स को समझना मॉडर्न केमिस्ट्री को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब हम इस स्लाइड में उस साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये सब शुरू किया। तो सवाल यह है कि इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझा किसने? इनका नाम है अल्फ्रेड वार्नर। इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये एक स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने 1893 में पहली बार इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की गुत्थी को सुलझाया था। उनकी थ्योरी उस वक्त के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अल्फ्रेड वार्नर वो पायनियर हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी। अब हम इस स्लाइड में उस पजल को देखेंगे जिसे वर्नर ने सॉल्व किया। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 1890s में। उस वक्त के साइंटिस्ट एक अजीब केमिकल प्रॉब्लम से परेशान थे। उनके पास कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया से बने कुछ अलग अलग कंपाउंड्स थे। कागज पर तो उनका फॉर्मूला अजीब सा लगता था, जैसे COCl3.6NH3, लेकिन लैब में उनका बिहेवियर बहुत अजीब था। कोई समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। यही वो मिस्ट्री थी जिसे सॉल्व करने का बीड़ा अल्फ्रेड वार्नर ने उठाया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वार्नर की थ्योरी एक रियल केमिकल पजल को सॉल्व करने के लिए बनी थी। अब हम इस स्लाइड में वार्नर के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे। देखो, ये टेबल ही उस पजल का सबसे बड़ा क्लू है। वार्नर ने क्या किया? उसने इन सारे कंपाउंड्स में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला। अब आपको बेसिक केमिस्ट्री से पता है कि अगर सोल्यूशन में फ्री क्लोराइड आयन Cl- हो तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर वो सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफेद प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन रिजल्ट्स देखो, जो येलो वाला कंपाउंड था COCl3 उसके 1 मोल ने 3 मोल AgCl बनाया। इसका मतलब उसके तीनों क्लोराइड आयन्स फ्री थे। लेकिन अगला देखो, पर्पल वाला COCl3 उसने सिर्फ 2 मोल AgCl दिया, और ग्रीन और वायलेट वाले ने तो सिर्फ 1 मोल। सेम कोबाल्ट, सेम क्लोराइड, फिर ये अलग अलग बिहेवियर क्यों? यही सवाल सबको परेशान कर रहा था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डिफरेंट कंपाउंड्स अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट दे रहे थे, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। अब हम इस स्लाइड में वर्नर का ब्रिलियंट सोल्यूशन देखेंगे। यही उनका यूरेका मोमेंट था।
उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन पावरफुल आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इन कंपाउंड्स में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जिसे हम आज स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। उनका कहना था कि जो भी चीजें इन ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करती हैं और पानी में नहीं टूटती। सिर्फ जो आयंस ब्रैकेट के बाहर हैं वही फ्री होते हैं और प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बस इस एक आइडिया से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। येलो वाला कंपाउंड को NH3 बन गया, जिसके 3Cl बाहर थे। पर्पल वाला को NH3 बन गया, जिसके सिर्फ 2Cl बाहर थे। और ग्रीन वाला को NH3 जिसका सिर्फ 1Cl बाहर था। देखा कितना एलिगेंट सोल्यूशन था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कॉन्सेप्ट ही वर्नर की थ्योरी का कोर है। अब हम इस स्लाइड में वर्नर की थ्योरी के मेन पॉइंट्स देखेंगे। बच्चों, ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। वर्नर ने अपनी पूरी थ्योरी को इन 4 पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स में समझाया। पहला, उन्होंने कहा कि मेटल 2 तरह की वैलेंसी दिखाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी वही है जो हम जानते हैं, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयोनाइजेबल होती है, मतलब पानी में टूट जाती है और नेगेटिव आयन से सैटिस्फाई होती है। तीसरा, और ये है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी वैलेंसी। ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ब्रैकेट के अंदर रहती है। इसे ही हम आज कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और ये हर मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। चौथा, कि ये सेकेंडरी वैलेंसीज स्पेस में एक फिक्स्ड 3D अरेंजमेंट में होती हैं, जिससे कंपाउंड को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर की वोकैबुलरी सीखेंगे। ठीक है, वर्नर की थ्योरी समझ आ गई। अब आगे बढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर की स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर होते हैं, वैसे ही यहाँ लिगैंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डेंसिटी जैसे कुछ खास टर्म्स हैं। चलिए एक एक करके इन सबका मतलब समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि हम अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एसेंशियल टर्म्स को डिकोड करेंगे। अब हम इस स्लाइड में 2 चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे। ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है? देखो, दोनों ही 2 या ज़्यादा सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको पानी में डालते हो, असली फ़र्क सामने आता है। डबल सॉल्ट जैसे मोर सॉल्ट या फिटकिरी पोटाशियम पानी में जाते ही अपने सारे आयन्स में पूरी तरह से टूट जाता है, उसने अपनी पहचान खो दी। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जैसे K4FeCN6 पानी में सिर्फ K+ आयन्स और पूरे के पूरे FeCN6 आयन में टूटता है। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, वो नहीं टूटता। यही सबसे बड़ा फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी खो देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। अब हम इस स्लाइड में 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये सिंपल भाषा में वो पूरा हिस्सा है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है और उससे जुड़े हुए कुछ दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा टर्म है सेंट्रल एटम/आयन। ये उस एंटिटी के बिल्कुल सेंटर में बैठा एटम या आयन है जिससे बाकी सब आकर जुड़ते हैं। क्योंकि ये बाकियों से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका नेचर एक लोएस्ट एसिड जैसा होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रैकेट वाला पार्ट है और सेंट्रल एटम इसका सेंटर पॉइंट। अब हम इस स्लाइड में लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर सेंट्रल एटम राजा है तो लिगेंड्स उसके वो मंत्री हैं जो उससे आकर जुड़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन, कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाता है वो लिगेंड कहलाता है। क्योंकि लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए वो लोस बेस होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन होती है डेंटिसिटी के बेसिस पर। डेंटा का मतलब टीथ, यानी लिगेंड मेटल को कितनी जगह से पकड़ सकता है। अगर एक ही डोनर एटम है जैसे NH3 तो वो यूनिडेंटेट। अगर 2 डोनर एटम्स हैं जैसे इथिलीन डायमाइन EN तो वो डाइडेंटेट। और अगर 2 से ज्यादा हैं तो पॉलीडेंटेट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लिगेंड्स सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं और उन्हें डेंटिसिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। अब हम इस स्लाइड में 2 स्पेशल टाइप के लिगेंड्स देखेंगे जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। पहला है चेलट लिगेंड। ये चेलट वर्ड ग्रीक खेले से आया है, जिसका मतलब है केकड़े का पंजा, क्लॉ। जब कोई डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल को 2 या ज्यादा जगह से एक साथ पकड़ता है तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसे छिलेशन कहते हैं। दूसरा है एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बी मतलब बोथ,
इनके पास दो अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक ही यूज करते हैं। जैसे NO2- आयन, ये N से भी जुड़ सकता है और O से भी। ऐसे लिगेंड्स एम्बिडेंटेट कहलाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चिलेट लिगेंड्स रिंग बनाकर स्टेबिलिटी देते हैं और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स दो अलग अलग साइड से जुड़ सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में दो टर्म्स देखेंगे जिनके बारे में हम पहले ही सुन चुके हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। आसान शब्दों में ये सेंट्रल मेटल और उससे जुड़े लिगेंड्स के बीच बनने वाले टोटल सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर है। याद रखना, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। जैसे COEN3+ में 3EN लिगेंड हैं, लेकिन हर EN डाइडेंटेट है, यानी दो बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 3 × 2 यानी 6। दूसरा टर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब आपको अच्छे से पता है, ये सेंट्रल एटम और उसके लिगेंड्स का वो ग्रुप है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है और नॉन आयनाइजेबल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि CN बॉन्ड्स का नंबर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट वाला नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। अब हम इस स्लाइड में इन कंपाउंड्स के 3D शेप्स देखेंगे। वर्नर ने अपने चौथे पोस्टुलेट में कहा था ना कि सेकेंडरी वैलेंसीज का एक फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट होता है, बस ये वही है। ये जो 3D शेप्स है, इन्हें हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। कंपाउंड का शेप उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। अगर CN6 है तो सबसे कॉमन शेप है ऑक्टाहेड्रल। अगर CN4 है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार। यही 3D शेप्स इनकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे कलर, मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा डिसाइड करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप को डिफाइन करता है। अब हम इस स्लाइड में एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल से सिर्फ एक ही तरह के यानी आइडेंटिकल लिगेंड्स जुड़े होते हैं। जैसे CONH363+ में सिर्फ अमोनिया लिगेंड्स हैं। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं। जैसे CONH3,4Cl2+ में अमोनिया भी है और क्लोरो भी। एकदम सिंपल है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लिगेंड्स के टाइप के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक हमने सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, इन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखें, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल्स होते हैं, वैसे ही यहां भी कुछ सेट रूल्स हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार रूल समझ गए तो ये बहुत आसान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम सिस्टमैटिक नेमिंग के रूल्स सीखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में फॉर्मूला लिखने के रूल्स देखेंगे। नाम से पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इसके 5 सिंपल से रूल्स हैं। रूल 1, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखो। रूल 2, उसके बाद सारे लिगेंड्स को उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, उनके चार्ज से मतलब नहीं है। रूल 3, पूरे ग्रुप को स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर में बंद कर दो। रूल 4, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है तो उसे ब्रैकेट के बाहर ऊपर राइट साइड में लिखो। रूल 5, अगर चार्ज को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन्स हैं तो उन्हें ब्रैकेट के बाहर लिखो। कटायन है तो पहले, अनायन है तो बाद में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फॉर्मूला लिखने का एक फिक्स्ड सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है। अब हम इस स्लाइड में नेमिंग के रूल्स देखेंगे। ध्यान से एक एक रूल को समझना। रूल 1, किसी भी आयनिक कंपाउंड की तरह हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखो, फिर एनायन का। रूल 2, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मेटल से पहले। रूल 3, अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नाम के एंड में आई हटाकर ओ लगा दो, जैसे क्लोराइड बन जाता है क्लोरिडो। रूल 4, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करो। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही डाई या ट्राई है, जैसे इथिलीन डायमीन, तो उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करते हैं। रूल 5, मेटल के नाम के आगे छोटे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना कंपलसरी है। और रूल 6, अगर आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, एनायन है, तो मेटल के नाम के एंड में 8 लग जाता है, जैसे आयन बन जाता है फेरेट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि नेमिंग के इन 6 रूल्स को ऑर्डर में फॉलो करना है। अब हम इस स्लाइड में एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इन रूल्स को इस कॉम्पाउंड पर अप्लाई करते हैं। COCl2, En2Cl। रूल 1, केटायन पहले, एनायन बाद में। यहां ब्रैकेट वाला पार्ट पॉजिटिव है तो वो केटायन है और बाहर वाला Cl- एनायन है।
अब केटायन का नाम लिखते हैं। उसमें लिगेंड्स हैं क्लोरो और ईएन, यानी इथेन 1,2-डायमाइन। अल्फाबेटिकली सी पहले आता है ई से। 2 क्लोरो हैं तो डाइक्लोरो, 2 ईएन हैं तो बिस इथेन 1,2-डायमाइन। मेटल है कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कोबाल्ट का x मान लो, तो x + 2 - 1 + 2 0 = +1। सॉल्व करके x = +3, तो मेटल का नाम हुआ कोबाल्ट 3। अब सब जोड़ दो, डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डायमाइन कोबाल्ट 3, और आखिरी में एनायन का नाम क्लोराइड। पूरा नाम हुआ डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रूल्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। हमारी आज की क्लास के आखिरी टॉपिक में हम आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनके एटम्स का अरेंजमेंट, उनकी बॉन्डिंग या उनका 3D स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। सोचो, आपके पास सेम इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन आपने उनसे 2 अलग अलग डिशेस बना दी। बस वही बात है। और इस अरेंजमेंट के फर्क से इनकी प्रॉपर्टीज जैसे रंग, रिएक्टिविटी, सब कुछ बदल जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि अब हम आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखेंगे। आइसोमेरिज्म को हम मेनली 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एटम्स के बीच के कनेक्शंस यानी बॉन्ड्स ही अलग होते हैं। इसके अंदर आते हैं लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दूसरी कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ बॉन्ड्स भी सेम होते हैं, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, फर्क सिर्फ 3D स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट का होता है। इसके 2 मेन टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल जहां बॉन्ड्स अलग हैं और स्टीरियो जहां 3D अरेंजमेंट अलग है। अब हम इस स्लाइड में एक टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये अरेंजमेंट का खेल है। अगर 2 सेम लिगेंड्स एक दूसरे के बगल में यानी एडजेसेंट पोजीशंस पर लगे हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। सिस मतलब सेम साइड। और अगर वही 2 सेम लिगेंड्स एक दूसरे के सामने सामने यानी ऑपोजिट पोजीशंस पर लगे हैं 180 डिग्री के एंगल पर, तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। ये लगता तो छोटा सा फर्क है, लेकिन इससे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जमीन आसमान बदल जाती हैं। बेस्ट एग्जांपल है कैंसर की दवा सिस्प्लैटिन। ये सिस आइसोमर है, इसका ट्रांस आइसोमर बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं करता। सोचने वाली बात है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिकल लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशंस अलग अलग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।